सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखो, आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस स्टडी। ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सब्जेक्ट का। इसके अंदर बेसिकली हम बिजनेस को स्टडी करेंगे कि बिजनेस कब करते हैं, बिजनेस को कौन करता है, बिजनेस को क्यों करते हैं और बिजनेस को कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि बिजनेस होता क्या है वगैरह वगैरह, सारी चीज बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस स्टडीज ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हमें 2 साल पढ़ना है, एक क्लास 11th में और क्लास 12th में। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसको कि हम इस वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। चैप्टर के अंदर 2 चीज आती है, एक आता है थ्योरी का पार्ट, एक होता है व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, जो थ्योरी का पार्ट है वो बहुत ज्यादा बोरिंग होता है और वो एग्जाम के अंदर भी नहीं आता, इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर के अंदर वो थ्योरी का पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा। थ्योरी के पार्ट में बेसिकली होता क्या है कि बिजनेस को कब स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंज आए, बिजनेस पहले कैसा था, बिजनेस अब कैसा है वगैरह वगैरह, वो चीज एग्जाम के अंदर नहीं आती। अगर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप अपनी APC या NCERT से भी ले सकते हो। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज बिजनेस इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मतलब बिजनेस क्या होता है। पहला चैप्टर हमें सिर्फ ये बताएगा कि बिजनेस होता क्या है। अगर हमें कुछ चीज पढ़ने वाले हैं, अगर हम कोई चीज पढ़ने वाले हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो चीज होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आती है ह्यूमन एक्टिविटी। तो देखो, जो भी एक्टिविटीज हम ह्यूमंस करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई फैन ठीक कर रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई खाना बना रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटीज ह्यूमंस करते हैं उनको हम ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी 2 चीज के अंदर डिवाइड हो सकती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, जो भी एक्टिविटी हम प्रॉफिट के लिए करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। प्रॉफिट यानी कि मॉनेटरी टर्म में अगर हमको कुछ चीज रिसीव होती है, जैसे मैं बिजनेस करता हूं, मेरे को प्रॉफिट होता है, मैं कहीं जॉब करता हूं, मेरे को सैलरी मिलती है, या फिर मैं कोई शॉप चलाता हूं, उससे भी मुझे प्रॉफिट होता है, तो ये चीज क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इससे हमें मॉनेटरी टर्म यानी कि प्रॉफिट नहीं होता, इससे हमको क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। किसी भी एक्टिविटी से अगर हमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमारी मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया, उन्हें मॉनेटरी टर्म में कुछ रिसीव हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ नहीं, उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ। सपोज मैंने किसी जानवर को खाना खिलाया, हमारे घर में एक्स्ट्रा रोटी पड़ी थी, मैंने किसी डॉग को रोटी डाल दी, तो उसको क्या हुआ, हमको क्या हुआ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डॉग को भी क्या हुआ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसलिए हम उस एक्टिविटी को बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस को हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, यानी कि बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्शन या फिर गुड्स को सेल करना चाहिए। अगर बिजनेस के अंदर या ना तो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ना तो गुड बन रहा है, ना फिर सेल, मतलब कि गुड ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा, मतलब मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक भी गुड नहीं पहुंच रहा, प्रोडक्शन या फिर सेल नहीं है गुड्स या फिर सर्विस का बिजनेस के अंदर, तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस के अंदर 2 चीज आई, एक आया इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आया प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द एम ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, ये वाली चीज हम ना भी लिखें तो भी हम समझ जाएंगे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मतलब हम इसको प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो। लेकिन आपकी बुक में NCERT में ऐसा दिया हुआ है विद द एम ऑफ प्रॉफिट, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों से हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि इन्वॉल्व करता है या तो प्रोडक्शन या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो सके। तो ये तो हो गया बिजनेस का मतलब। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बिजनेस होता कैसा है। तो देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस के अंदर आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। हम बिजनेस को करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए,
देखो कोई भी इंसान ऐसा नहीं आएगा कि हाँ मैं अपना पैसा भी लगा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं कस्टमर भी ढूंढ रहा हूँ, मैं एम्प्लॉइज भी ढूंढ रहा हूँ, उनसे काम भी करवा रहा हूँ इसीलिए कि मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। हर कोई बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए। अगर कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा प्रॉफिट के लिए तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरा आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि गुड्स को मैन्युफैक्चर से लेकर, यानी कि जिसने गुड्स को बनाया है, कंज्यूमर तक पहुंचाना, यानी कि जिसको गुड्स चाहिए। तो प्रोडक्शन का मतलब हुआ गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ गुड्स को मैन्युफैक्चरर से लेकर, मतलब कि जिसने गुड्स को बनाया है, कंज्यूमर तक पहुंचाना, यानी कि जिसको वो गुड चाहिए। तो बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने बिजनेस खोल लिया, ना तो मैं गुड बना रहा ना तो मैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचा रहा, मैंने बस ऐसे ही बिजनेस खोल लिया, वो बिजनेस क्या हुआ भाई, वो तो कुछ भी चीज नहीं हुई। तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट जरूर होगा गुड्स और सर्विस का। इसके बाद अगली चीज आती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखो हमें गुड्स और सर्विस जो करनी है ना, उसको या तो सेल करनी है या फिर एक्सचेंज करनी है। सेल यानी कि जो हम, जिससे हमें प्राइस मिलता है, जिससे हमें मनी मिलती है, उसका हो गया सेल। ठीक है। एक्सचेंज का मतलब हुआ गुड्स के बदले में गुड्स। जैसे हम रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर देते हैं, सॉरी रशिया हमको ऑयल इंपोर्ट कर देता है, हम रशिया को वीट, गेहूं एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज। तो बिजनेस के अंदर या तो सेल या फिर एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा मैं एक शॉप खरीद के खोल के बैठा हूं और उसमें सामान दिए जा रहा हूं, पैसे वापस ले ही नहीं रहा। पैसे मेरे को चाहिए, हमें एक्सचेंज करना होगा, या तो गुड्स के बदले गुड्स या फिर सेल करना होगा, मतलब गुड्स के बदले पैसा। अगर हम पैसा नहीं ले रहे, अगर हम गुड्स के बदले गुड्स नहीं ले रहे, तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के अंदर मनी जरूर आनी चाहिए, हमें भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर मिलना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। बिजनेस के अंदर सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखो कोई इंसान है, उसने अपना घर बेच दिया, ठीक है, उसके बाद उसने दूसरा घर लिया और वो वहां पर रहने लगा। उसने जो घर बेचा था उससे उसको 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं। लेकिन अगर वही इंसान बार बार घर को बेच रहा है, बार बार नए घर को खरीद रहा है जिससे कि उसको प्रॉफिट हो सके, तो वो बार बार घर को बेच रहा है, बार बार, ये वर्ड, यानी कि वो रेगुलरली डीलिंग कर रहा है जिससे कि उसको प्रॉफिट हो सके। तो बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी बहुत जरूरी है डीलिंग में। मतलब हमें एक बार बिजनेस नहीं करना, हमें एक बार सामान नहीं बेचना, हमें बार बार सामान बेचना है। हमें 1 साल बेचना है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट कमाना है, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर बेचना है, फिर कुछ प्रॉफिट कमाना है। यानी कि बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए। बिजनेस हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, हमें बिजनेस एक बार नहीं करना। इसीलिए बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी इन डीलिंग होती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट मोटिव। ये हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी देखा, बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होता है। इसके बाद होता है रिस्क और अनसर्टेन। देखो बिजनेस हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। प्रॉफिट यस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस रिस्क और अनसर्टेन होता है। हमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें बिजनेस करके कुछ रिटर्न में चाहिए। क्या चाहिए रिटर्न में? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो भी सकता है या नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यानी कि हमें रिटर्न में मिलेगा प्रॉफिट, ये रिस्की है, ये अनसर्टेन है, हमें अभी नहीं पता कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें फ्यूचर में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। हमारी इंटेंशन तो प्रॉफिट कमाने की है, लेकिन हमें प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस रिस्की है और बिजनेस अनसर्टेन है। तो इसके बाद हमारे पास आता है ये डिफरेंस। हम 3 चीजों के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन, यानी कि बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसके अंदर हम सेल या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स या फिर सर्विस को, जिससे कि हमको प्रॉफिट हो सके। उसके बाद प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक सर्विस देने का मीडियम होता है। जैसे एक डॉक्टर हो गया, एक सीए हो गया, वो हमको क्या करते हैं? अपनी सर्विस देते हैं। सपोज हम किसी हॉस्पिटल में गए, हमने वहां पर डॉक्टर को डॉक्टर की फीस दी,
उसने हमको मेडिसिन लिख के दी, हमारा चेकअप किया, तो उसने क्या किया, हमको सर्विसेज दी। तो इसके अंदर वो किस चीज के अंदर आ गया, वो आ गया प्रोफेशन के अंदर। अब प्रोफेशन के अंदर आने के लिए ना एक पर्टिकुलर डिग्री या फिर एक पर्टिकुलर मेंबरशिप चाहिए होती है, या तो डिग्री चाहिए या फिर मेंबरशिप चाहिए। अब डिग्री या मेंबरशिप क्या होती है, जैसे जैसे अगर किसी को सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप की मेंबरशिप चाहिए, उसके अंदर मेंबर बनना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पर जॉब करना या फिर किसी और के लिए काम करना, वर्क फॉर समवन एल्स, मतलब किसी और के लिए काम करना या फिर जॉब करना, तो वो किस चीज के अंदर आता है, वो आता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इन चीजों को स्टार्ट कैसे किया जाता है। देखो बिजनेस तो जो ओनर है, जो कंपनी का ओनर बनने वाला है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसके डिसीजन से स्टार्ट हो जाता है। वो कुछ उसके पास कोई आइडिया आया, उसने एक डिसीजन लिया कि हाँ भाई मैं बिजनेस को स्टार्ट करता हूं, तो बिजनेस ओनर के डिसीजन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब स्टेप प्रोफेशन कैसा होता है, प्रोफेशन को एक डिग्री चाहिए या फिर मेंबरशिप चाहिए। प्रोफेशन, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एमबीबीएस। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए, इंटरव्यू या फिर क्वालिफिकेशंस चाहिए। अगर हम कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसकी क्वालिफिकेशंस चाहिए। जैसे अगर मैं किसी मशीन को ऑपरेट करना चाहता हूं तो मेरे पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं उस मशीन को चला सकता हूं। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिफरेंस आता है नेचर ऑफ वर्क, मतलब काम कैसा होता है। तो देखो इसके अंदर हम तो सेल या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस को। प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोफेशन के अंदर हम सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम जॉब करते हैं। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है क्वालिफिकेशन। देखो बिजनेस के लिए तो हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन के लिए हमें डिग्री चाहिए या मेंबरशिप चाहिए, जो भी प्रोफेशन हम बनना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब। जो जॉब हम करना चाहते हैं, जो भी जॉब हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे अगर हम मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं तो उस मशीन को ऑपरेट करने की क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद अगला डिफरेंस आता है मोटिव, यानी कि इनको करके हमें क्या चाहिए, हमें मिलना क्या चाहिए। तो देखो बिजनेस को करके हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब बिजनेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सेल और एक्सचेंज करने पड़ते हैं जिससे कि हमको प्रॉफिट हुए। उसके बाद प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोफेशन के अंदर हम अपनी सर्विस दूसरों को देते हैं जिससे कि उससे उसका भला हो सके और वो हमें हमारी फीस दे सके, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अंदर हम जॉब या फिर वर्क करते हैं जिससे हमको सैलरी या फिर वेजेस मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगली डिफरेंस आता है, वो होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसके अंदर हमको करनी पड़ती है, हमें इसके अंदर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बिजनेस के अंदर हमारे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। प्रोफेशन के अंदर लो, प्रोफेशन के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट लो चाहिए, हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। अगर हमें एक प्रोफेशनल इंसान बनना है, जैसे हमें अगर डॉक्टर बनना है तो हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, एक रूम ले सकते हैं कहीं पर रेंट पे, थोड़ा फर्नीचर रखवा सकते हैं, वहाँ से हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जॉब के लिए हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जॉब हमें जो भी जिसके अंदर हम काम करेंगे, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉयर होएगा उसके लिए हम काम करेंगे, वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, हमें 0 पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके अंदर। इसके बाद आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ये तीनों चीज करके हमें रिटर्न में मिलेगा क्या, तो देखो बिजनेस करके हमें मिलेगा प्रॉफिट, प्रोफेशन के अंदर हमको मिलेगी फीस, जैसे हम डॉक्टर को फीस देते हैं या फिर आपके मम्मी पापा रिटर्न फाइल करवाते होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो उनको वो फीस देकर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमको क्या मिलेगी, सैलरी या फिर वेजेस, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्क। रिस्क किसके अंदर है सबसे ज्यादा, बिजनेस के अंदर रिस्क है, हमें पता नहीं ना हमारा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। प्रोफेशन के अंदर लो रिस्क है,
लो रिस्क कैसे है? क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमारा लो ही है। अगर हम कम पैसा लगाएंगे इसका मतलब हमारा रिस्क भी लो है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो रिस्क। नो रिस्क मतलब हमें सैलरी मिलेगी ही मिलेगी महीने, चाहे तो हमारे एम्प्लॉयर का काम बने या फिर नहीं बने, हमें सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। हमें महीने के एंड में एम्प्लॉयर से सैलरी मिलेगी मिलेगी, इसीलिए हमारा इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप और इंटरेस्ट, मतलब ये हम अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान मर गया, वो अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता है, तो बिजनेस को तो वो कर सकता है, क्योंकि बिजनेस को कोई भी चला सकता है, इसीलिए हम बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोफेशन को नहीं। प्रोफेशन के अंदर ये चीज रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोफेशन के अंदर हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकते? देखो, जैसे प्रोफेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर डिग्री या फिर पर्टिकुलर मेंबरशिप चाहिए, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्या मैं अपनी डिग्री अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या उसके बाद वो नॉलेज होगी? नहीं होगी, इसीलिए मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट के अंदर यस भी और नो भी। कैसे? सपोज अगर मुझे किसी और को ट्रांसफर करनी है, उसके पास सेम क्वालिफिकेशन है, सेम वर्क एक्सपीरियंस है, उसे सेम तरीके से वो मशीन चलानी आती है जो मैं चलाता था, तो मैं उसे कर सकता हूं। अब मैं अपने एम्प्लॉयर से पूछूंगा जिसके लिए मैं काम करता हूं, तो भी मैं कर सकता हूं। अगर वो हाँ बोलेगा, वो ना बोलेगा तो मैं नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर हो भी सकता है या नहीं भी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके अंदर हम काम करते हैं। इसके बाद लास्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि हमें ये करना कैसे है, करना कैसे है, हमें बिजनेस कैसे करना है, प्रोफेशन कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है। तो हम बिजनेस को तो नो फाइंड वे, देखो बिजनेस को मैं कैसे भी कर सकता हूं, ये मेरे मूड के ऊपर है। मैं बिजनेस को डुबा भी सकता हूं, उठा भी सकता हूं, मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूं। मैं सुबह सोकर उठा, मुझे लगा अरे ये एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा ढंग से, निकाल दिया। बिजनेस को मैं अपने मन से कर सकता हूं, मेरा मन कि मैं बिजनेस को कैसे करना चाहता हूं। इसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन को हम कैसे कर सकते हैं? बिजनेस प्रोफेशन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि उस डिग्री या फिर उस मेंबरशिप के अंदर उस इंसान को पता होता है। जैसे अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, तो मेरे को पता है कि मुझे वो रिटर्न फाइल कैसे करनी है। मेरे को एक कोड ऑफ कंडक्ट मिला हुआ है आईसीआई की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने, कि वो रिटर्न फाइल ऐसे करनी है। तो मेरे को एक कोड ऑफ कंडक्ट मिला हुआ है प्रोफेशन के अंदर। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हम कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, मतलब कि एम्प्लॉयर ने हमको कैसे बताया हुआ है। सपोज मेरे अंदर कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा है हेल्पिंग के लिए, मैंने उसको रखा हुआ है। अब मैं उसको बताऊंगा कि ये वाली चीज तेरे को ऐसे करनी है, तो वो उस चीज को उस तरीके से कर देगा। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड हो गई? एम्प्लॉयर के ऊपर। तो देखो, इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि हम बिजनेस से क्या क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो होता है जो भी पैसे से रिलेटेड होता है। हमें बिजनेस से पैसे से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव हमारे होने चाहिए। सबसे पहले आता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, प्रॉफिट हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट चाहिए, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। देखो, सपोज मैंने एक गुड अपने कस्टमर को सेल किया, ठीक है, उसके बाद कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगा, तो क्या वो दोबारा मेरे पास आएगा? मैंने एक बार तो प्रॉफिट कमा लिया गुड को सेल करके, लेकिन क्या वो कस्टमर मेरे पास दोबारा आएगा? वो और लोगों को जाके बताएगा कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदो? नहीं बताएगा। अगर कोई खरीद के भी उसके सामने आ जाएगा तो वो पहले ही बोल देगा कि ये प्रोडक्ट तो बेकार है, उस कंपनी का मैंने एक बार खरीद चुका है। तो हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है अपने कस्टमर को, कि कस्टमर किसी तरह सेटिस्फाई हो जाए हमारे गुड से, जिससे वो हमारे पास दोबारा दोबारा आते रहे और हमको दोबारा दोबारा प्रॉफिट होते रहे। उसके बाद हमें सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, कि कोई नया कॉम्पिटिटर आता है वो हमको हटाना दे आते के साथ ही। नया कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, नए प्रोडक्ट के साथ आएगा, हमसे कॉम्पिटिशन करेगा। हमको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, हमें उस कंपटीशन को काउंटर कंपटीशन करना है उसके साथ, कि हम मार्केट के बाहर ना हो जाए। उसके बाद आता है ग्रोथ। तो देखो, सपोज मैंने इस साल 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, अगले साल भी 1 लाख का कमाऊंगा, 10 साल बाद भी 1 लाख का कमाऊंगा। नहीं, मेरे को ग्रो करना होगा टाइम टू टाइम। मेरे को 1 साल बाद ग्रो करना होगा, 2 साल बाद ग्रो करना होगा। मेरे को देखना होगा मेरे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहा, मेरे फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। तो हमको कंटिन्यूअसली ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं। सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। तो हमें सोसाइटी के अंदर गुड की ना एक
फेयर क्वालिटी रखनी है और फेयर प्राइस रखना है। जैसे किसी भी एक बल्ब है, वो वैसे तो मार्केट में 100 रुपीज का आता है, पर हम 200 का बेच रहे हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं करना, एक अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा प्राइस हमें सोसाइटी को देना होगा। इसके बाद सेकंड आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो देखो इंडिया में तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है सोसाइटी के लिए, जिससे कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी पैसा कमा पाए और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। इसके बाद तीसरा आता है एम्प्लॉइज वेलफेयर। तो देखो जो हमारे एम्प्लॉइज है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें उनका भी वेलफेयर करना है जिससे हम सोसाइटी का भी वेलफेयर कर पाए। इसके बाद आता है कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल वेलफेयर। तो कम्युनिटी सर्विस वगैरह वो होती है, जैसे हमने हॉस्पिटल खोल दिया, अभी कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने अपने कैंप्स लगाए थे जिससे कि फ्री वैक्सीन हो रही थी वगैरह वगैरह, तो वो वाली सर्विस भी हम दे सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। उसके बाद लास्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद हमारे पास कुछ और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, जैसे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स परफॉर्मेंस। तो जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो हमारे डायरेक्टर है हमारे बिजनेस के अंदर, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं कुछ, जैसे हमारी एसेट हो गई, हमारी मशीन हो गई। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जैसे हमारी कैपिटल हो गई, जो हमने शेयर इशू किए उससे जो हमें पैसा मिला, शेयर कैपिटल हो गई, डिबेंचर हो गए, तो वो वाली भी अच्छे होने चाहिए हमारे पास। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत सारे होने चाहिए जिससे कि हम मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए, ग्रोथ कर पाए, अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। उसके बाद प्रोडक्टिविटी। तो देखो हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज को लो लेस और इसको प्रोड्यूस करो मोर। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होगा। तो हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, इसीलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आता है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई मशीन आ रही है, नई नई वर्कर्स के अंदर स्किल आ रही है, तो हमें भी वो इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर लानी पड़ेगी जिससे कि हम मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए। इसके बाद आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग यानी कि हमारा कॉम्पिटिटर आके हमको हटा ना दे, या फिर हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है जिससे कि हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मार्केट स्टैंडिंग के अंदर आता है कि हम मार्केट के अंदर स्टैंड करेंगे एक लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है बिजनेस एक्टिविटीज। तो देखो बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, वो एक्टिविटीज क्या होती है वो हम बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर देखेंगे, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी को हम दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक होता है कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती है, जितनी भी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, और जितनी भी एक्टिविटीज ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है वो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स को बनाना, ट्रेडिंग मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर यानी कि जिसने गुड को बनाया है उससे लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी। अब इस वाली एक्टिविटी को देखते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसके अंदर तीन एक्टिविटीज आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर दो एक्टिविटीज आती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेरिक। एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, देखो हम जितनी भी चीज देखते हैं आजकल या फिर जितनी भी चीज बनती है वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है कहीं ना कहीं। सपोज हमने कोई खिलौना देखा जो प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक कहां से आई, उसके ट्रीज आते हैं ना, प्लास्टिक का दाना आता है ना, तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से आई। कुछ भी चीज अगर हम देखते हैं, ये पेन, ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज बना है, प्लास्टिक है, इसके अंदर इंक है वगैरह वगैरह, कलर है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज आता है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइमरी जेनेटिक एक्टिविटी। जेनेटिक एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, जो ये वाला हमने फिनिश्ड गुड बनाया है इसको यहां पर ले जाकर इसको कन्वर्ट करते हैं फर्दर फिनिश्ड गुड के अंदर। तो फर्दर फिनिश्ड गुड क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने यहां पर वीट की फार्मिंग करी। वीट क्या होता है, गेहूं, गेहूं की फार्मिंग करी, उसके बाद हमको क्या मिला, वीट,
ठीक है, अब हम इस वाले वीट को यहां पर ले गए फिनिश्ड गुड के अंदर, यहां पर क्या आ गया वीट। अब हमने वीट से क्या बना दिया ब्रेड। तो आप समझ गए, सबसे पहले हमें वीट मिला, हमने वीट की फार्मिंग की, ठीक है, उसके बाद हमको वीट मिला, पहले हमने वीट की फार्मिंग की, उसके बाद हमको वीट मिला, वीट को हम इधर ले गए और वीट से हमने बना दी ब्रेड। तो सबसे पहले क्या किया, वीट की फार्मिंग की और वीट मिला, उसको हमने बोला प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी। उसके बाद वीट से हमने फिनिश्ड गुड बनाया जो कि है ब्रेड, उसको हमने बोला प्राइमरी जेनेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ये चीजें आती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, देखो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर, लेकिन ये जो फिनिश्ड गुड है ना ये मूवेबल होता है, और ये जो फिनिश्ड गुड है ये नॉन मूवेबल होता है। नॉन मूवेबल जैसे बिल्डिंग, और मूवेबल जैसे कार। तो हमने कार को क्या करते हैं हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बिल्डिंग को क्या करते हैं हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। अब आती है टर्जरी एक्टिविटी। टर्जरी एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ये वाली एक्टिविटीज आती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। अब इन वाली एक्टिविटीज को ना हम सोलो यूज नहीं कर सकते। सपोज मैंने गुड को मैन्युफैक्चर किया ही नहीं, तो मैं ट्रांसपोर्ट क्या करूंगा, मैंने अगर कोई गुड को मैन्युफैक्चर करूंगा जब भी तो मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा उसको। अगर सपोज मैंने बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया तो मैं बैंक में पैसा किस चीज का रखूंगा, मैं अगर कोई जॉब ही नहीं करता तो फिर मैं बैंक के अंदर पैसा किस चीज का रखूंगा, वेयर हाउस। अगर मेरे पास गुड ही नहीं है तो मैं वेयर हाउस के अंदर क्या रखूंगा। तो हमने क्या समझा, ये वाली जो एक्टिविटी होती है ये सेकेंडरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी की हेल्प करती है परफॉर्म करने में, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हेल्प इन परफॉर्मिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये टर्जरी एक्टिविटीज जो होती हैं ये हेल्प करती हैं प्राइमरी एक्टिविटी की और सेकेंडरी एक्टिविटी की, जिससे ये लोग अच्छे से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। इसके बाद हमारे पास आता है कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर दो चीज आती है, ट्रेड और ऑक्शनरी टू ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर दो चीज आती है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जो कंट्री के अंदर होती है, विद इन कंट्री, और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है आउटसाइड कंट्री। सपोज हमने रशिया से पेट्रोल मंगाया तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो गई, या फिर मैंने दिल्ली से यूपी के अंदर कोई सामान मंगाया तो वो हो गई इंटरनल ट्रेड। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं, वैसे नॉर्मली पता होता है। सपोज कोई गुड है, उसको मिस्टर एक्स ने खरीदा 100 रुपीज का, उसके बाद उस गुड को उसने सेल कर दिया मिस्टर वाई को 110 रुपीज का। तो उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इस चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटी के बाद ट्रेडिंग आता है, उसके बाद आता है ऑक्शनरीज टू ट्रेड। उसके अंदर सेम एक्टिविटीज आती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन चीजों को परफॉर्म करने के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है बिजनेस एक्टिविटी, जिसके अंदर आती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है, कमर्शियल एक्टिविटी वो होती है जो ट्रेडिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर हमारे पास तीन चीज आई, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्जरी एक्टिविटी। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हमारे पास दो चीज आई, एक्सट्रैक्टिव, उसके बाद जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट किया। जेनेटिक एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, फिनिश्ड गुड को फर्दर फिनिश्ड गुड के अंदर ट्रांसफर किया, उसको चेंज किया। कैसे, देखो हमने वीट की फार्मिंग की, वीट की फार्मिंग से हमको क्या मिला, वीट। इस वीट को हमने यहां पर ले गए और वीट से क्या बना दी, ब्रेड। तो हमने क्या किया,
प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव जब हमने वीट की फार्मिंग की थी, प्राइमरी जेनेटिक जब हमने वीट को ब्रेड में कन्वर्ट किया था। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी आई सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमने सेम किया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट। लेकिन जो ये फिनिश गुड बना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये मूवेबल था जैसे कार, और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर फिनिश गुड बना वो नॉन मूवेबल था जैसे बिल्डिंग। इसके बाद हमारे पास आई टर्जरी एक्टिविटी। टर्जरी एक्टिविटी के अंदर ये 5 चीजें आई, और ये 5 चीजें करती क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को अपने आप को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमने देखा कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर हमारे पास 2 चीजें आई, ट्रेड और ऑक्शनरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर हमने क्या देखा कि गुड को अगर ज्यादा पैसों में हम बेच देते हैं, 100 रुपए में खरीद के 110 में हमने बेच दिया, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल ट्रेड, एक होती है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि विद इन कंट्री, जो कंट्री के अंदर होती है। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि आउटसाइड कंट्री, जो कि हम कंट्री के बाहर से करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि 5 एक्टिविटीज जो कि इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड को हेल्प करती है परफॉर्म करने के लिए। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, बिजनेस रिस्क। तो इसके अंदर 3 चीजें आती है। बिजनेस रिस्क का मतलब, मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस रिस्क होता कैसा है, उसके बाद उसका कोज, बिजनेस रिस्क क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है। तो देखो, सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, जिससे कि मेरे को प्रॉफिट हो सके। अब प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जो यस और नो की सिचुएशन है, ये रिस्क है, इसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेन इवेंट। यानी कि जो रिस्क है वो आता है बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटीज की वजह से या फिर अनसर्टेन इवेंट की वजह से। अनसर्टेनिटीज और अनसर्टेन इवेंट क्या होता है, उन बातों की वजह से या फिर उन इवेंट की वजह से जो कि हमको नहीं पता। देखो, अगर कोई इवेंट होने वाला है फ्यूचर में, हमको उसे पता होगा, तो वो रिस्क किस चीज का, हम उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे। लेकिन वो रिस्क अचानक से आता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटीज या फिर अनसर्टेन इवेंट की वजह से आया हुआ रिस्क। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है, रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। तो देखो, सपोज किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई रिस्क ही नहीं है, वहां पे आप कुछ भी बनाओ, आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस बिकेगी ही बिकेगी, तो वहां पे कितने सारे लोग आके अपना बिजनेस खोल लेंगे। तो बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस के अंदर, जिससे कि जो बिजनेस रिस्क को ज्यादा से ज्यादा लेगा उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखो, अगर बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा कि हमारा ज्यादा पैसा डूब सकता है। अगर बिजनेस बहुत ज्यादा छोटा है तो हमारा रिस्क भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो जो रिस्क है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, कि बिजनेस बड़ा है, छोटा है, कैसा है, कैसा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। अब देखो, मैंने रिस्क लिया है, सपोज मेरे को 5 साल तक लगातार लॉस होता रहा अपने बिजनेस में, लेकिन मैं टिका रहा कि भाई एक ना एक दिन मेरे को प्रॉफिट जरूर होगा। तो मेरे को 6th ईयर में प्रॉफिट हुआ, तो अब मेरे को क्या मिला, प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड मिला टेकिंग रिस्क, कि मेरा पैसा डूब भी सकता था, ये मैंने रिस्क लिया था, लेकिन मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड मिला। तो बिजनेस रिस्क जो है उसको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, जो कि बिजनेस रिस्क को लेता है वो होता है प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, द डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद टाइम। डिग्री ऑफ रिस्क टाइम के हिसाब से वेरी करता है। सपोज अगर विंटर का सीजन चल रहा है तो समर के सीजन के क्लोथ्स बनाने वाली कंपनी का रिस्क हाई होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद कोज आता है। कोज का मतलब होता है वाई, बिजनेस रिस्क आता क्यों है। तो इसके कुछ कोज होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क आता है। सबसे पहला होता है नेचुरल कोज। नेचुरल कोज जैसे अर्थक्वेक, सपोज कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो ये नेचुरल कोज है, इसकी वजह से बिजनेस के अंदर रिस्क आ गया कि बिजनेस आगे चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। इसके बाद आता है ह्यूमन कोज। ह्यूमन कोज जैसे हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, उसकी इंटेंशन कंपनी को डुबाने की है, या फिर हमारा ओनर की भी इंटेंशन कभी कभी खराब हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोज। इसके बाद आता है इकोनॉमिक कोज। इकोनॉमिक कोज जैसे कभी कभी मनी हमारे पास खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कोज। इसके बाद आता है टेक्निकल और मैकेनिकल कोज। जैसे हमारे जो आजकल का एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई मशीन्स आ रही है, तो कभी कभी हमारे पास वो नई मशीन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, हम उनको खरीद नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो टेक्निकल कोज या मैकेनिकल कोज की वजह से बिजनेस रिस्क आ जाता है, बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल कोज।
जो कि गवर्नमेंट की वजह से होता है। कभी कभी गवर्नमेंट किन्हीं चीज़ों पे लाइसेंस इशू कर देती है, या फिर गवर्नमेंट कभी कभी किन्हीं चीज़ों के ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस डाल देती है कि ये चीज़ नहीं बिकेगी या फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी।